देवराज के अभिभावकगण, हमारे देवराजी साथी और इस सभा में उपस्थित सभी हमारे साथी, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और जय हिंद। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रतिकूल स्थिति होने के बावजूद भी आप तो आज बिहार पूरे देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है? अगर बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? आज बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य क्यों है? अगर बदलाव हुआ है तो जवाब दीजिए। बदलाव नहीं हुआ है। आपको बदलाव अपने आसपास दिखा है कि सड़कें बनी है, नल जला रहा है, काम करे नहीं करे अलग बात है, पाइपलाइन बिछ गया है, टंकी लग गया है, हुआ है ना? लेकिन आपका जीवन नहीं बदला है, और जब तक जनता का जीवन नहीं बदले उसको बदलाव नहीं करते हैं। तो इसी बदलाव के लिए आज इस बदलाव सभा का आयोजन किया गया है, ताकि हम अपने विचारों से आपके साथ शेयर कर सके, आपके सामने अपनी बातें रखें और समझाने का प्रयास करें कि वास्तव में हम बदले क्यों नहीं हैं। हमने पहले ही कहा है कि मानसिकता ही सबके जड़ में है। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा वैसा ही करेंगे, और वैसा ही आपका दुनिया बनेगा, आपका संसार बनेगा। हम जिस सोच के साथ चलते हैं, बिहार उसी सोच में बना हुआ है। हम जाति को प्राथमिकता देते हैं, चारों तरफ जाति है, जातीय जनगणना हो चुका है, कुछ हुआ नहीं, फायदा उसका हुआ। धर्म के नाम पे चलते हैं, दंगे हो जा रहे हैं, अभी जो हुआ है, मंदिर बन गया है, लेकिन हमको उससे व्यक्तिगत जीवन में कोई फायदा नहीं हुआ। हम पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टियां बदल जाती है, पार्टी के बैठे लोग बड़े बड़े ओहदे पे चले जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, लेकिन आपका जीवन बदलता नहीं है। दारू पी के हम दे देते हैं वोट, मुर्गा खा के देते हैं, एक दिन तो चल जाता है, दूसरा दिन का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो बदलाव का मतलब है कि हमारा जीवन बदले, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारी स्थिति क्या है। आपको अपना आंख खोलना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो समस्या है, अगर इस बिहार की बात करेंगे और विशेष रूप से साहेबगंज की बात करेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या है वो भ्रष्टाचार की। सड़कें बने या आप किसी ऑफिस में काम कराने जाइए, आप पंचायत में जाइए, ब्लॉक में जाइए, आप थाना में जाइए, आपको हर कदम पे भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। अपने खून पसीने से जो 2 रुपए आप कमा रहे हैं, वो आपके पॉकेट से खींचा जाएगा। खींचा जा रहा है कि नहीं? ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैं जहां तक समझता हूं कि बिहार की सारी समस्याओं के जड़ में भ्रष्टाचार है। अगर आपने उस पर नियंत्रण कर लिया तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि भ्रष्टाचार पे नकेल कसेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। दूसरी जो समस्या हम देख रहे हैं वो है रोजगार की। रोजगार हमारे यहाँ कितना है? जो भी रोजगार हमें मिल रहा है उसमें 70% खेती में मिलता है, उसके अलावा रोजगार की व्यवस्था क्या नहीं है। हर घर से कोई न कोई बाहर कमाने जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? शायद ही कोई घर होगा, और जो कमाने जा रहा है उसकी स्थिति आप यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो किस स्थिति में जीता है, क्या क्या परेशानियों का सामना करता है, वो आप नहीं देख पा रहे हैं। आपका बच्चा जाता है जो भी बाहर कमाने, आज बिहार से जितने लोग बाहर कमाने जाते हैं 80% लोगों का पेमेंट 15,000 से कम है। किसी को 8 मिल रहा है, किसी को 10 मिल रहा है, किसी को 12, किसी को 15। 15 से ऊपर बहुत कम लोगों को मिलता है। उस 15 में आप देखेंगे कि रहने खाने में आधा से ज्यादा खर्च हो रहा है कि नहीं? तो बचता कितना है? कोई 5,000 घर पे भेज रहा है, कोई 6,000 भेज रहा है, कोई 7,000 भेज रहा है। तो ये तो भेज दिया, लेकिन उस आदमी की व्यथा समझिए कि जाता है साल भर 2 साल आ नहीं रहा है, न उसको एक पर्व त्योहार मिलना है, न शादी ब्याह मिलना है, न परिवार का दर्शन हो रहा है। बीमार हो जाएगा उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कितने लिए? कि वही 5,000 जो कमा के भेज रहा है। घर की बात करेंगे आप तो घर पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। आप घूम के देखिएगा, कई सारे टोला मोहल्ला में आपको देखेंगे नौजवान आदमी नहीं मिलता है। कोई बीमार हो जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं, 1 घंटा ढूंढने में मिलता है कि फलानवा के देखा। कारण कि आपका सवांग जब आपके घर में नहीं है तो आपको भी परेशानी झेलना पड़ेगा। उस माँ बाप को झेलना पड़ेगा, उस पत्नी को झेलना पड़ेगा, छोटे बच्चों को झेलना पड़ेगा, जिसका गार्जियन नहीं है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये पूरा का पूरा परिवार इस दुष्चक्र में फंसा हुआ है।
कारण क्या है कि वो जब 5,000 का प्रभाव आप देखेंगे आपके सामाजिक जीवन पे भी पड़ रहा है। आपका पर्व त्योहार शादी ब्याह धीरे धीरे फीका हो रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा है। आप छठ मना लेते हैं लेकिन उसका आनंद आपको नहीं आ रहा है, आप फीका हो जाता है जब आपका बच्चा आपके घर नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। छुट्टी मिली है तो 2 महीने का पैसा अटका हुआ है, मिलेगा तब वो आएगा कैसे? टिकट के लिए पैसा तो चाहिए। आपका बच्चा जब कमाने भी जा रहा है आप देखिएगा तो आपके पास पैसा नहीं है कि 2,000-3,000 का टिकट कटा के दीजिएगा, उधार मांगता है। विकलांग के लिए विकलांगता पेंशन है 400 रुपया अभी तक मिल रहा था, वो भी 400, उसमें 1 रुपया बिहार सरकार का नहीं है, 400 केंद्र सरकार भेजती है और वही आपके अकाउंट में आ रहा था। आज चूंकि 2 साल से जन सुराज ये कह रही है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 2000 करेंगे, अब चुनाव आ गया है तो मन में डर आया है, तब जाके ये 400 से 1100 हुआ है। और ये अच्छी बात है, नेताओं के मन में, शासक के मन में जनता को लेकर डर होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में नेता आपसे डरे, आपको नेता से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो डर आया है तब 400 से 1100 हुआ है और वो डर रहेगा तो आने वाले समय में हम 2000 करेंगे और आगे भी बढ़ेगा। तो डर बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, डर नेता के मन में होना चाहिए, यहाँ डर जनता के मन में है। हम बोलने से डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं, चुप हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, कहीं कोई देख न ले, कोई पूछ न दे काहे बोल रहा है कि नहीं। एक मुखिया के खिलाफ भी बोलना होगा, गलत कर रहा है तब भी बोलना होगा, सोचते हैं कहीं पूछ न देवे, बोल भी दीजिएगा तो फोन आ जाएगा, तू काहे बोल रहा इसे, होता है कि नहीं होता है। वो डर आपके मन में नहीं, वो डर नेता के मन में होना चाहिए कि जनता कहीं पूछ न दे। आपने पूछना बंद कर दिया तो नेता शेर बन गया और आप भीगी बिल्ली बने हुए हैं। पूछिए, सवाल उठाइएगा, नेता डरेगा, और नेता डरेगा तो जिस तरह 400 से 1100 हुआ है, बाकी चीजें भी आपके पक्ष में आएगी, आपके हित में आएगी। तो आपको मजबूत होना है, सवाल करना पड़ेगा, डरना नहीं है, नेताओं को डराना है, ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि समाज में किसान की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर बाहर का इनकम नहीं है किसान के घर में तो उसका जीवन चलने नहीं जा रहा है, वो भी धक्का खा रहा है कि नहीं खा रहा है। मजदूर की स्थिति वैसी है, मजदूरी रोज नहीं मिलता है, खेती का सीजन है तो मिल जाएगा, नहीं तो आप बैठे रहेंगे। मजदूरों के लिए आप देखेंगे कि मनरेगा चलाया गया कि कम से कम साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा तो जीवन चल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन मनरेगा के लिए जब 100 रुपए केंद्र सरकार भेजती है तो बिहार सरकार से खर्चा भी नहीं हो रहा। बिहार सरकार कितना खर्च कर रही है? 40 रुपया, 60 रुपया लौट जाता है, क्योंकि हम सक्षम नहीं है खर्चा करने में, कमाने में तो सक्षम नहीं है हम, क्योंकि जब रोजी रोजगार नहीं होगा, उद्योग नहीं लगेगा तो सरकार का इनकम बढ़ेगा कहाँ से। लेकिन जब केंद्र सरकार दे भी रही है तो हम खर्च भी नहीं कर पा रहे। ये है हम सुशासन की सरकार जो खर्च भी नहीं कर पा रही है। और उस 40 रुपए में जो बिहार सरकार खर्च कर रही है, 30 रुपया भ्रष्टाचार की भेंट जा रहा है, लोगों के पॉकेट में जा रहा है। तो रोजगार कितना का हुआ? 10 रुपए का। 100 दिन का रोजगार देना था और रोजगार आप दे रहे हैं 10 दिन का। मजदूर की स्थिति सुधर जाएगी क्या? नहीं सुधरेगी। तो किसान और मजदूर दोनों की स्थिति बेहाल है, बदहाल है। अगर मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाए, अगर मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा तो देखेंगे कि किसानों को राहत हो जाएगा, मजदूरी देना नहीं है, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और मजदूरों की स्थिति भी बदलेगी, क्योंकि बिहार के 80% लोग किसी न किसी रूप में खेती से जुड़े हैं। चाहे आप अपने खेत में खेती कर रहे हैं, चाहे बटाई जोत रहे हैं, या खेत में काम कर रहे हैं, या खेत से सामान लेके बाजार में बेच रहे हैं, 80% लोग जुड़े हैं। अगर खेती में सुधार होगा उसका प्रभाव 80% लोगों पे पड़ने जा रहा है। लेकिन किसान की स्थिति बदहाल है। हमारा ये उद्देश्य है, 5वां काम है कि खेती को मनरेगा से जोड़ेंगे। एक समय था, देखेंगे कि हर तरफ ऊख का खेती होता था कि नहीं होता था? तब मैं छोटा था, बड़ा हुआ ऊख गायब हो गया। आज ऊख कहाँ दिखता है? छठ पबनी के समय। एक समय था कि आपको छठ में ऊख खरीदना नहीं पड़ता था, आप खेत में जाते थे, खेत वाला कहता था कै गो चाहिए? 5 गो तोड़ के दे देता था, है कि नहीं। पैसा दीजिएगा तो मना कर देता कि नहीं पैसा नहीं चाहिए। आज वही ऊख जब खेती बंद हो गया है तो आप खरीद रहे हैं, टायर पे आके गाड़ी पे ट्रैक्टर पे लग जाता है बाजार में और 5 रुपए 10 रुपए आप खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊख का खेती बंद हो गया। कारण क्या है कि चीनी मिल बंद हो गया।
नगदी फसल है। अगर चीनी मिल चलता, उनका खेती होता तो किसान को भी फायदा, मजदूर को भी फायदा। लेकिन सारा रास्ता बंद कर दिया गया है। आपके दिमाग में एक ही चीज भरा गया है कि भाई जाति के नाम पे वोट देना, ये हमारा पार्टी है, फलाना के मुख्यमंत्री बनावे के बाद, फलाना के प्रधानमंत्री बनावे के बाद, और आप वही कर रहे हैं। आपको नेताओं की चिंता है, आपको पार्टी की चिंता है, आपका बच्चा बगल में बर्बाद हो रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं है। आप ढंग से देखिए गांव में घूम के, हम तो देखते हैं अधिकांश बच्चों के तन पे ढंग का कपड़ा नहीं है अगर तो देखिए यहीं पे देख लीजिए, दूर कहाँ जाइएगा, यहीं आप देख लीजिए अधिकांश बच्चों के शरीर पे ढंग का कपड़ा नहीं है। तो आपको जब अपनी चिंता नहीं है तो आपकी चिंता भगवान भी नहीं करेंगे। आप ही कहते हैं कि जे अपन न सोची भगवानों के बारे में न सोचिए, कही लेकिन आप, तो जब आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे हैं तो आपके बच्चों की चिंता कोई नेता नहीं करेगा। तो आया अभी स्कॉर्पियो में आया था, विधायक बनेगा, आप देखिएगा उसका गाड़ी बदल जाएगा, फॉर्च्यूनर में चढ़ने लगता है, दूसरी बात देखिएगा कि उससे भी बड़ा गाड़ी है। लेकिन आपके जीवन का क्या है, आपके बच्चा का भविष्य क्या है? कारण यह है कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप सब लोग राजा बलि बने हुए हैं, सब दान दे दो। तो जब तक दूसरे के बारे में सोचिएगा तब तक दूसरे का विकास होगा। जब अपने बारे में सोचना शुरू करिएगा आप देखिएगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो वो समय आ गया है कि आप लोग सोचिए, विचारिए। और हम नहीं कह रहे हैं कि जनसुराज को वोट देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं जनसुराज करके दिखाएगी तो जनसुराज के साथ आइए, उसका सहयोग करिए। अन्यथा जो भी कैंडिडेट आपको योग्य लगता है, अच्छा लगता है, उसके साथ चलिए। तो सोचिए, विचारिए, लगता है तो जनसुराज के साथ जुड़िए। बहुत समय नहीं लूंगा और फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि इस बार जब आप वोट दबाने जाइए, बटन दबाने जाइए ईवीएम का, तो दबाने का पहले सोच लीजिएगा क्या यह बटन दबाने से क्या शिक्षा का व्यवस्था सुधर जाएगा, क्या रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा, क्या हमारा जीवन बदलेगा। अगर आपका दिल कहे कि इस बटन से नहीं होगा तो उस बटन को नहीं दबाइएगा। जिस बटन का गवाही आपका दिल दे दे उसी बटन को दबाइएगा। एक और बात आपको बताऊंगा जो कोई कहेगा नहीं, अगर ऊपर से नीचे तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि सब तो चोरेगा, तो अंतिम बटन है नोटा का, उसको दबाइएगा, वो आपको मजबूत करेगा। नोटा के बारे में हम घूम के लोगों से भी बात करते हैं, 80% लोगों को नोटा के बारे में जानकारी नहीं है। नोटा मतलब ऊपर में से कोई ना, आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि जितना कैंडिडेट खड़ा है कोई भी योग्य नहीं है। और जिस दिन आप नोटा दबाइएगा, अयोग्य कैंडिडेट को हटाइएगा, आप मजबूत हो जाइएगा। क्योंकि उसका नियम है कि अगर 50% से ज्यादा नोटा है तो वहां पे री इलेक्शन होगा और जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं दोबारा खड़े नहीं हो सकते। उनका राजनीतिक जो भविष्य कहते हैं, कैरियर कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो सोचिए, विचारिए, और जो भी बात हम लोग कह रहे हैं, आप जितने भी लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने, पूछिएगा जरूर कि आपको वोट देके हमारा जीवन में क्या बदलने जा रहा है। जब पूछिएगा तब बदलेगा। तो आइए मिलके जनसुराज को सहयोग करिए और पूरा विश्वास करिए कि जनसुराज आएगी तो बिहार भी बदलेगा, व्यवस्था भी बदलेगा और आपका जीवन भी बदलेगा। और यही करने हम लोग आए हैं। लेकिन इतनी बात कहने के बावजूद अंत में मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक अपना परिचय आपको नहीं दिया है। तो परिचय मैं लास्ट में ही दे रहा हूँ। मेरा नाम है राजीव रंजन और मेरा घर है रामचंद्रपुर। पेशा से मैं 20 साल एयरफोर्स में था, फौजी हूँ, सैनिक हूँ और उसके बाद में सहायक प्रोफेसर हूँ सूरत में। तो शिक्षा से जुड़ा हूँ, देश की सेवा 20 साल की है और आगे अगर मौका मिलेगा तो अब जनता की सेवा भी करूंगा। और ये मेरा प्रण है कि जो कहा है वो करके दिखाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।